बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई है, दिन है हफ्ते का। अब पहले तो 11 अरब रुपए के जहाज़ की बात थी, अब 5 अरब रुपए के हेलीकॉप्टर का किस्सा है। अंदाज़ा लगाइए, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जितने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से खून निचोड़ा जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, ये सब अशराफिया को नवाजने के लिए है। उसमें अफसरान भी हैं, उसमें पाकिस्तान की कार्टेल्स भी हैं, और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हर स्कैंडल में नज़र आता है कि ताकतवर हों, अशराफिया हों, हुक्मरान तबका हो, इन सबको नवाजा जा रहा है। कहीं 1.8 अरब रुपए के अलाउंसेस दे दिए जाते हैं पुलिस के और कमिश्नरी निज़ाम के आला तरीन अफसरान को, और काबीना में ये सब कुछ होता है। छुपाने की कोशिश होती है, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज राना साहब ये खबर सामने ले आते हैं। उस वक्त तो सामने नहीं आती बात कि बजट में 7% इजाफा था। अब 5 अरब रुपए के हेलीकॉप्टर का किस्सा सुन लीजिए। ये वापडा के इस्तेमाल के लिए है। कहा जा रहा है कि जी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए चाहिए, और सी पैक के हवाले से या दीगर डैम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ये चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा? और 5 अरब रुपए का ही चाहिए था। अब सीनियर सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं, जो इसको सामने लेकर आए हैं। बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं। उनमें सईद चौधरी सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी कह रहे हैं जी 5 अरब रुपए का ही है। ये बातें पता लग रही हैं। कुछ लोग इसकी कीमत 5 अरब से कुछ और ऊपर बता रहे हैं। तो अगर मरीम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज़ अपने लिए ले लिया, जो कि किसी भी तरह दुनिया के शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर के पास हो, बल्कि नहीं है, क्योंकि वो जहाज़ लग्जरी जहाज़ है और वो होता है यानी ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए, यानी कि पंजाब जैसे सूबे के लिए आपको वो चाहिए। और जिस पर फिर कहा गया, मरीम औरंगज़ेब साहिबा का जुमला मशहूर हो चुका है, हाँ लिया है भाई। अब कह रहे हैं कि हाँ हमने दिया है भाई 1.8 अरब रुपये। अब देखिए ना, 11 अरब रुपये का अगर हमने जहाज़ ले लिया है तो 5 अरब रुपये का हमने अफसरान के लिए भी तो दे दिया है। वापडा वाले इस्तेमाल करें, वापडा के चेयरमैन इस्तेमाल करें, दीगर सारे अफसरान इस्तेमाल करें, तो मौजें सब मिलकर लें, अकेले नहीं। रात को अगर हमने लगभग 4 रुपये पेट्रोल और बढ़ा दिया है, 5 रुपये डीजल और बढ़ा दिया है, पिछले कई दिन से यही ड्रामा चल रहा है, तो ये किस लिए है? इसलिए तो है कि ये हेलीकॉप्टर और जहाज़ खरीदे जा सकें, मुफ्त का पेट्रोल अशराफिया में, हुक्मरान तबके में तकसीम किया जा सके। ये सब इसीलिए हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मेहताब हैदर साहब, मैं साथ साथ नाम कोट करता हूँ, ऐसे नहीं, जिनका दिहाइयों का तजर्बा है। अगर किसी को शौक़ है तो उनसे फिर जाकर पूछ ले, कन्फ्रंट कर ले, बात कर ले। वो ये कह रहे हैं और द न्यूज़ में जंग में लिखते हैं कि जनाब चीन ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे मजीद डॉलर ना मांगना, बस बहुत हो गई, अब और नहीं मिलेगा। और ये सी पैक प्रोजेक्ट और दीगर, वो अब कहाँ से मजीद आगे बढ़ने हैं? पहले ही जो कर्जे लिए हुए वो वापस नहीं हो रहे। 25 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। अब देखा जा रहा है अमेरिका की तरफ या सऊदी अरब की तरफ, बस यही रह गए हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। पहले कहा गया कुछ 6.7 अरब डॉलर का पैकेज सऊदी अरब से मांगा गया है कि जी हमें दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो सी पैक वाले तो प्रोजेक्ट बड़े महंगे लग रहे हैं, हम IPPs के कर्जे नहीं वापस कर पा रहे, तो उधर दे देंगे, फिर आपको ऐसे वापस कर देंगे। हमें आप मज़ीद डेफर्ड पेमेंट पर कर्ज की सूरत में पेट्रोल दे दें, और पेट्रोल यहाँ पर और महंगा हो रहा है। उनसे बस डॉलर मांगे जा रहे हैं। अब 10 अरब डॉलर जो अमेरिका से मांगे गए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के दौरे पर हैं, उसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम खबर है। इसलिए कि माजी हमारा बड़ा अजीबोगरीब है अमेरिका से डॉलर लेने पर। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कोई लगभग कहा जाता है 10 साल के लिए लिए गए, कोई 20 अरब डॉलर इस तरह ले लिए गए थे। फिर उसमें बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी कि सवाल उठने लग गए कि जी ये जंग जो हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये अमेरिका की जंग है, हमारी जंग है। इस तरह से बातें शुरू हो गई, अफवाहें जन्म लेती हैं कि जी वॉर ऑन टेरर किस लिए लड़ी जा रही है, क्या हो रहा है। उस दौर में फिर ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें थी कि जी अमेरिका हमें डॉलर दे रहा है। फिर इससे पहले ज़ियाउल हक दौर था, तो वहाँ भी इसी तरह का किस्सा था। ये सब बातें होती रहीं, मगर इस दफ़ा हमने अमेरिका के लिए कोई जंग तो लड़ी नहीं, और लड़नी चाहिए भी नहीं। हमने बड़ा अच्छा किया, किसी के लिए हमें कोई जंग नहीं लड़नी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर जंग है तो ये हमारी जंग है, हमने लड़नी है और इंशाल्लाह जीतनी है। इसमें हम बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं और दे रहे हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने की बात आई, हमने उसमें सालिस का किरदार अदा किया, जिसको दोनों तरफ से बहुत सराहा गया। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। लेकिन क्या अब उसके बदले में हम ये 10 अरब डॉलर अमेरिका से ले सकते हैं? इसकी जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन है, क्योंकि सऊदी अरब और चीन ने जो रकम हमारे पास रिखवाई हुई है वो सिर्फ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की सपोर्ट के लिए है, यानी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो डिटेल सामने आई हैं इस कर्ज की या सपोर्ट की, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये 10 अरब डॉलर इसलिए है कि अगले 5 साल के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े, कहीं खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मसला आ जाता है जहां हमें कर्ज वापस करने
की ज़रूरत पड़ती है और कोई मामला ऐसे बनते हैं, जिस तरह आपने हाल ही में देखा कि यूएई ने अचानक पाकिस्तान से फिर रकम वापस मांग ली, जो हम बार बार कह रहे थे आगे देंगे, तो यूएई ने मांग ली और हमें वापस करनी पड़ी। इसी तरह कहीं खुदा न खास्ता जो हमारे पास इस तरह ज़र मुआवजा के ज़खायर रखवाए गए हैं, किसी ने कर्ज दिया हुआ है, वो फ़ौरन मांग ले तो क्या करेंगे, तो उसमें ये 10 अरब डॉलर भी काम आ सकते हैं। इससे एक तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, एक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, एक ये बात करना कि हो पता नहीं क्या हो जाएगा वापस मांग लिए, वो ख़त्म हो जाएगा कि अच्छा जी अच्छे खासे इनके पास ज़खायर हैं। तो इसमें मांगा ये जा रहा है। अब मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, अभी अमेरिका ने गो अहेड दिया है नहीं दिया, इस पर अब खामोशी है, ज़्यादा डिटेल्स इसकी सामने नहीं आ रही, बताई नहीं जा रही। लेकिन फिर ये भी बात होती है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर अमेरिका 10 अरब डॉलर देता है तो बदले में क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसकी मज़ीद डिटेल्स आना बाकी हैं कि क्या इस पर सूद भी अदा करना होगा, कितना अदा करना होगा, ये इसकी क्या शराइत होंगी, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। तो ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डील्स हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया, उनकी एक तारीख रही है। अब आप यही देख लीजिए कि अभी फिर और अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ का कह दिया है और शायद कोई 10% मसनूआत पर टैरिफ लगाया गया है, 60 ममालिक उसमें शामिल हैं। यानी अमेरिका हमें कोई रियायत नहीं देता उस तरह से अभी तक। ट्रंप का अंदाज भी ये है और ट्रंप के मूड का बदलने का पता भी नहीं चलता। ये सब चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अगर गंदम का बहरान है तो कोई आपकी मदद को नहीं आ रहा। हत्ता कि गंदम खरीदनी है तो कहा जा रहा है अमेरिका से ही खरीदनी पड़ेगी, वहाँ से लेंगे। अब ये जो डॉलर आने हैं, पता नहीं यही डॉलर उस गंदम के चक्कर में कितने वापस चले जाएंगे। ये भी हो चुका है कि हमने एक दौर में F-16 अमेरिका से लेने थे, उनके पार्ट्स लेने थे, और उसके बदले में क्या हुआ, हम पर पाबंदियाँ लगा दी, जी नहीं दे सकते। तो आज आकर ये जी गंदम लेनी है ले लो, ना पैसे वापस किए गए ना कुछ। वो भी एक अलग एक कंट्रोवर्सी चलती रही। तो कुछ पता नहीं होता कि गवर्नमेंट चेंज हो, सोच चेंज हो जाए तो अमेरिका एक सुपर पावर की तरह फिर बिहेव करने लग जाता है। तो लिहाजा चीज़ें बदलते देर ही नहीं लगती। तो ये सब हमें देखना है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है, जो चल रहा है, आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है, ये सब आप चीज़ें उससे जोड़िए कि कहीं सऊदी अरब से हम मांग रहे हैं, कहीं अमेरिका से मांग रहे हैं, चूँकि चीन की तरफ से अब इनकार है, तो आगे किस तरह से चलना है। महंगाई बेकाबू है, बेरोज़गारी इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर है, और हुकूमत कह रही है आबादी कंट्रोल करने के लिए फील्ड मार्शल भी आ जाएं जी, उसमें कमेटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं भी इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर जुड़वा शहरों की बात मैं आपको बता चुका हूं और उसमें मज़ीद डिटेल्स आई हैं। आम बैठक हुई है, उसमें चार्जशीट कर दिया गया है मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को। बहुत सी बहस चल रही है कि जी क्या रेफरेंडम करवा दिया जाए, नए सूबे तो बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी मैंने डिटेल पिछली वीडियो में डिस्कस की है और उसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ 1-2 वीडियो पहले मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से बैठक हुई और उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। सिक्योरिटी ज़राए से चीज़ें सामने हैं और सिक्योरिटी की बैठक बताई गई। अब इसी तरह ये जुड़वा शहरों की बैठक के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, उसमें रेफरेंडम भी है, उसमें चार्जशीट भी है, ये कुछ कर नहीं रहे। उसमें ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी होंगी कि 11 अरब रुपये के जहाज़ और जाकर वादे और वही उस तरह की तकरीरें, कोई बयानियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आगे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बल्दियाती इलेक्शन करवाने को कोई तैयार नहीं है, निज़ाम बेहतर हो नहीं रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर मिसालें अब दी जाती हैं कि जेन ज़ी कुछ कर देगी, जेन ज़ी कुछ कर देगी। भारत में निकली है, कहीं पाकिस्तान में ना जेन ज़ी निकला है, उसका एक खौफ और ख़तरा है। फिर कह रहे हैं कुछ चैनल्स पर डिबेट करते हुए कि देखें जी जेन ज़ी यहाँ भी कहीं ना कहीं निकलेगी, लेकिन भारत में फ़र्क है, वो निकल आए हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। भाई उन्होंने तो अब रिज़ाइन भी दिलवा दिया। भारत के मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन आ गया। मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए, हार तस्लीम करनी पड़ गई, बदतरीन शिकस्त हुई। अब अगर उसका मुवाजना आप करें कि जी वो हो वहाँ जेन ज़ी निकली थी, उन्होंने एहतजाज करके कामयाबी समेट ली, भाई वहाँ ना तो अभी तक की इतलात मुताबिक बहुत से लोग लापता हुए हैं जेन ज़ी में से, उनके नौजवान, ना उस तरह से फायरिंग हुई, ना उनकी लाशों को गायब करने की बात आई है, ना अभी तक ये सामने आया कि रिकॉर्ड ही अस्पताल से गायब कर दिया गया हो। इसके अलावा ये भी कि जी वहाँ पर उस तरह से लोगों के घरों में चादरवारी का तकद्दुस पामाल हुआ हो, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उन पर FIR उस तरह की दी जाए कि ज़िंदगी भर वो अब ना बाहर जा सकें, ना कहीं रोज़गार के लिए कुछ कर सकें, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, घरों में घुसो, उठा लो, पकड़ लो। उस तरह का नहीं देखा कि वहाँ पर फिर वो उतना लाठी चार्ज और उस जगह से लोगों को हटाने के लिए सब कुछ किया जाए। तो ये भी देखना होगा। तो ये भी फ़र्क वाज़ेह नज़र आया। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया है और अपने मुतालबात बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी अरसे से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वहाँ पर इम्तिहानात में पर्चे आउट हो जाते हैं। यहाँ तो सिंध में हर साल ही आउट हो रहे होते हैं,
लेकिन क्या हो गया, कुछ भी नहीं। और फिर ये भी था कि वहाँ पर हक मारा जाता है नौजवानों का सीट्स में, और कोटा और ये सब बहुत सी बातें। तो लिहाजा जनाब पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अब और तरह से हैं। अब यही देखा जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल तो है, लेकिन कहीं ये मामला ज़्यादा बिगड़ ना जाए, हालात कहीं हमारे हाथ से बिल्कुल ही बाहर ना हो जाए। तो ख़तरा इतना है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार जनाब शेख रुहेल असगर साहब, जो 1985 से सियासत में हैं, कई दफ़ा MNA बने हैं, वज़ीर, बड़े बड़े होते रहे, अब उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ये बात कही है कि जी यहाँ कुछ पता नहीं चलता, और क्या है जब आप एक बंदा इधर से उधर नहीं कर सकते किसी को, तो क्या इख्तियार है, क्या गवर्नमेंट है, ये सोचिए आप ज़रा। शेख रुहेल असगर कह रहे हैं कि जब आपके पास इतना भी नहीं है कि आप बंदे को इधर से उधर कर सकें, यानी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये शिकवा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चलता, यहाँ तो कभी भी कहानी लिपट सकती है। और मिसाल है मियाँ नवाज़ शरीफ की 1993 की और 1999 की, फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर जिस तरह आया, 2 तिहाई अक्सरियत भी यहाँ कुछ नहीं करती। और फिर जब सियासतदान डिलीवर ना कर रहे हों, वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं और जल्द ख़राब होते हैं। तो अब यहाँ डिलीवरी तो है नहीं। शेख रुहेल असगर साहब ने तो जो बात कही, मैंने बता दिया कि यहाँ कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ हो सकता है। तो भी ज़ाहिर है कि ख़तरा भी महसूस कर रहे हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, पता ही नहीं। इससे पहले आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से एजाजुल हक साहब, ज़िया उल हक के बेटे, जो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, नून लीग के बहुत ही करीब हैं, ज़्यादा अरसा उनका नून लीग के साथ ही है, अब भी इत्तेहादी हैं, उन्हीं की सपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बने। वो भी कह रहे हैं कि जी डिलीवरी कोई नहीं है, इन्होंने सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट डाला हुआ है और बस अब ज़्यादा अरसा नहीं नज़र आ रहा, कुछ करना पड़ेगा फ़लाँ। तो मैंने आपको बताया जुड़वां शहरों की बैठक का भी मैंने जिक्र कर दिया आपको, तो वो चीज़ें भी साथ से चल रही हैं। अपने करीबी अजीज़ भी जब ख़तरे को भांप रहे हैं, अपने सपोर्टर भी ख़तरे को भांप रहे हैं, वो सब भी ये बातें कर रहे हैं। तो फिर हालात तो बड़े वाज़ेह हैं कि क्या होने जा रहा है, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। रेफरेंडम होता है, नहीं होता, लेकिन ये वाज़ेह है कि जी नए सूबे बनाने पर टकराव है और वो होना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी नहीं है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही, मुल्क किसी तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ जाता दिखाई नहीं दे रहा। जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं, असल में वो नीचे की तरफ सफ़र है जो हमें तेज़ से तेज़ होता दिखाई देता है। अब इसी में आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग ये कह रहे हैं कि अब हमने गुजारा कैसे करना है, क्योंकि हुकूमत तो अब ये कर चुकी कि रोज़ एक नया पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, ताकि वो ख़बर ही ना बने कि जी पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, क्योंकि वो कहेंगे जी तो रोज़ महंगा हो रहा है। तो अब इन्होंने ये काम पकड़ लिया है। बाकी मुनीफ फारूक साहब फिर खबर लाए हैं कि जी इमरान खान साहब की सियासी फेट सील कर दी गई है, यानी उनकी सियासी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है। अब उनकी किस्मत का फ़ैसला कर दिया गया है, लेकिन साथ वो कहते हैं कि भाई गायब का इल्म रब ताला को है, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ख़बर दे रहा हूँ। तो हमेशा वो मुक़्तदर हलकों से ख़बर लेकर आते हैं और उसमें यही वो बता रहे हैं कि जी अब नीचे से भी फ़ैसला होना है, उसके बाद आईनी अदालत में जाना है, तो फिर आईनी अदालत ने जो करना है वो करना है, पता है। तो मतलब ये कि खान साहब की किस्मत का फ़ैसला कर दिया गया है, यहाँ ज़मीन पर ही फ़ैसला कर दिया गया है उनकी किस्मत का, और ये कि फिर आईनी अदालत से भी उनकी किस्मत का फ़ैसला अभी से हो गया है। तो मुनीफ फारूक साहब हों या फैसल वाडा साहब हैं या दीगर इस तरह के लोग हैं, तो अब जाहिर है कि जब वो कह देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो या आईनी अदालत हो, वो कहाँ हिलती है, तो पहले ही पता चल जाता है हालात व वाक़यात से भी। और फिर ये तो दावे से खबर दे रहे होते हैं कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि किस्मत का उनकी फ़ैसला हो चुका है। अब इन तक जो खबर पहुंची है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी, ये पहले ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। मगर एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि चूँकि अब सिवाय पाकिस्तान के ख़ित्ते में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कीमत में इस तरह इजाफा नहीं हुआ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से चलाई जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब चीज़ें बदली, जो कि नज़र आ रहा है कि बदलने वाली हैं, इधर उधर होने वाली हैं, तो वहाँ कुछ पता नहीं कि क्या करना पड़े, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए देखें फिर क्या होता है, तो उसमें खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलता है। तो मैं ये एतराज़ नहीं कर रहा, मुनीफ फारूक साहब को जो खबर बताई गई होगी वो बिल्कुल सही आगे बता रहे हैं, लेकिन मेरा तज्ज़िया ये कहता है कि जब चीज़ें बदलेंगी और अनकरीब इस तरह के इशारे चूँकि मिल रहे हैं, उस वक्त ये वाकई नज़र आएगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक डील नहीं हो सकी। और ये बातें दोबारा की गई हैं कि पैगामात पहुंचाए गए हैं, खान साहब कहा गया है कर लें बात, को पीछे हटें या बनी गाला चले जाएँ, खामोश हो जाएँ, तो वो बात नहीं बनी। तो ना वहाँ बात बन रही है, ना जिनको इक़्तिदार दिया गया है इनसे बात बन रही है। इतनी दफ़ा ये बारियाँ ले चुके हैं, और आज मुल्क जिन हालात में है,
चाहे वो सीपैक के महंगे प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो आईपीपीज़ हों, चाहे गैस का सर्कुलर डेट है, चाहे हमारे सरकारी इदारे जो अरबों रुपए खसारे में हैं, पाकिस्तान स्टील मिल से लेके PIA से लेके, वो इन्हीं दो कुव्वतों ने किया हुआ है जिनको आज भी इक़्तिदार इस्लामाबाद में मिला हुआ है। बाकी वो पंजाब और सिंध में अलग अलग नज़र आते हैं, और आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ जाकर वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो आपने आउट कर दिया, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसको आउट कर दिया। अब दिखाना यही कि यही दो हैं, और ये दिहाइयों से हैं, और इन्हीं के दौर की आज जितनी मुश्किलात हैं वो इन्हीं के दौर की पैदा करता है। एक एक चीज़ को आप देख लीजिए, एक एक, अगर आप कहते हैं जी ये साइज़ बहुत बड़ा है हुकूमत का, यहाँ अफसरशाही है, किसने उसको पनपने दिया? कौन DC और ACs को काबू करके और ये पुलिस को सारों काबू करके किस तरह से हुकूमत चलाता है? कौन बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होने देता, आवाम तक इक़्तिदार नहीं पहुँचने देता? ये सब इन्हीं का किया धरा है। और जितनी मईशत में आज तबाही है, बर्बादी है, ये एक्सपोर्ट्स हमारी क्यों नहीं बढ़ती? या आज गंदम का बहरान किस लिए आ गया है? पेट्रोल का किस लिए आ गया है? क्यों सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं? ना भारत में, ना बांग्लादेश में, ना श्रीलंका में, ना अफगानिस्तान में उस तरह नहीं बढ़ रही। हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? किसने ये सब किया है? यहाँ ऑयल मार्केट कंपनियों से लेकर दीगर माफियाज क्यों हैं? किसने बनाए हैं? किनके कारोबार उनसे जुड़े हुए हैं? वो यही इक़्तिदार वाले इशराफिया हैं। तो लिहाजा इनको ज़्यादा देर चलने दिया ही नहीं जा सकता। ये अब एक चीज़ समझ आ चुकी है। अब ऑल्टरनेट किस तरह से सामने आता है, कितना वक्त है और किस तरह उसको लाया जाता है, किस तरह सिस्टम को, ये रेफरेंडम के नाम पर या नए सूबों के नाम पर, वो अब देखना बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।